हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। जिन्हों अपने शैडो सोल्जर यानी आर्मी ऑफ डेड को बाहर निकाल लेता है और उन्हें कहता है आइस पियर्स के सामने तुम्हारा जो पहला मिशन है अच्छे से फाइट करना। फिर वहीं पर फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ जिन्हों की शैडो आर्मी होती है, जबकि दूसरी तरफ आइस पियर्स मॉन्स्टर होते हैं। जिन्हों की शैडो आर्मी बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है, जबकि उसके शैडोज में कुछ मैजिशियन शैडोज भी होते हैं जो कि फायर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिन्हों से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है मेरे पास कुछ ऐसे मैजिशियंस हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फायर पावर है, जबकि मेरे दूसरे शैडो सोल्जर्स के पास इंस्टेंट रीजनरेशन की एबिलिटी है। जिन्हों कहता है ये शैडो तो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही है, इनकी स्ट्रेंथ तो मेरी सोच से भी ज्यादा है और इनकी रीजनरेट करने की एबिलिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है। इस तरह तो ये बिल्कुल इमोर्टल्स की तरह लड़ रहे हैं। हालांकि जितनी बार ये रीजनरेट करते हैं उतनी बार मेरी माना की एनर्जी कंज्यूम होती है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और साथ ही उन छोटे बियर्स का बॉस बियर जो कि एक बहुत बड़ा बियर मॉन्स्टर होता है वो भी निकल आता है। जिन्हों उसकी तरफ देखता है और कहता है तो फिर लीडर अपने आप बाहर निकल ही आया। बॉस बियर क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो जिन्हों के जिस भी शैडो पर एक ही स्ट्राइक मारता है वो शैडो गायब हो जाता है और दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाता। जिन्हों कहता है शैडो सोल्जर्स ने अपना काम पूरा कर दिया, इस बड़े मॉन्स्टर के सामने वो बिल्कुल बेकार है और अब मेरे पास माना की एनर्जी भी खत्म हो गई है, वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाएंगे। फिर जिन्हों इग्रिस से कहता है इग्रिस जाओ और इससे जाकर फाइट करो। इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी बड़ी सी तलवार से बॉस बियर पर अटैक करता है और उसके कंधे पर एक बड़ा सा कट लगा देता है। साथ ही वो जंप करते हुए ऊपर एक दरख्त की तरफ चला जाता है और वहाँ से स्पीड के साथ दोबारा से उस पर अटैक करता है। इग्रिस और बॉस बियर के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बॉस बियर बहुत ही बड़ा है। इग्रिस उसके बाजू पर जंप करते हुए उसके बाजू पर एक और कट लगाता है। असल में इग्रिस उसके डिफेंसेस को वीक कर रहा होता है क्योंकि बॉस बियर का साइज ज्यादा है, इसलिए वो उसके दोनों कंधों को जख्मी कर देता है जिससे उसके अगले बाजू बेकार हो जाती है। फिर साथ ही इग्रिस उसके पाँव पर अटैक करता है। बॉस बियर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बस चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता। बॉस बियर ऊपर की तरफ मुंह करके चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी वक्त इग्रिस आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए बॉस बियर की गर्दन काट देता है और साथ ही इग्रिस उसकी काटी हुई गर्दन को उठाकर जिन्हों के सामने लाकर रख देता है। जिन्हों कहता है अगर इसने अपनी तलवार को उस दिन इस्तेमाल किया होता तो मेरे तो बचने का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मैं और इग्रिस दोनों सेम लेवल पर है। इग्रिस बॉस बियर का सर जिन्हों के सामने रखते हुए घुटने टेक कर बैठ जाता है। जिन्हों आगे बढ़ता है और इग्रिस पर हाथ रखते हुए कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। साथ ही उसे वापस अपनी इन्वेंट्री में भेज देता है। जिन्हों आगे बढ़ता है और बॉस बियर की बॉडी के सामने खड़ा होकर कहता है जागो। जिन्हों कहता है चलो अब इस बॉस बियर को भी अपना एक शैडो सोल्जर बना लिया जाए, ये आने वाले दिन में बहुत ज्यादा काम आएगा। जिन्हों बॉस बियर के अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे बियर्स होते हैं जिनको अपने शैडो बना लेता है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। गिल्ड मास्टर मैनेजर आन से पूछते हैं कितना वक्त हो गया है। मैनेजर आन उनसे कहते हैं तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। यहाँ के 3 घंटे यानी कि डंजन के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। पता नहीं उन बेचारे हंटर्स में से कितने जिंदा बचे होंगे। गिल्ड मास्टर उसे कहता है रेड गेट के अंदर सब कुछ डिफरेंट होता है। आम डंजन जो तुमने देखी हुई है, रेड गेट के अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता। हमारी टीम में जितने भी कमजोर हंटर होंगे वो अब तक मर चुके होंगे। अगर वो अपने आप को वहाँ के मौसम के मुताबिक डाल लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर अपने खाने का बंदोबस्त भी करना होगा। वो उन मॉन्स्टर्स को मारकर उनका गोश्त खा सकते हैं, लेकिन ये डंजन बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, इसलिए मॉन्स्टर्स भी हाई लेवल के होंगे। लो रैंक के हंटर्स तो इस डंजन के अंदर शिकार भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें खाना नहीं मिलेगा और वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। गिल्ड मास्टर की बात सुनकर डोंगसू कहता है तो इसका मतलब संग जिनवू भी अब तक मर चुका होगा क्योंकि वो ई रैंक का हंटर है। मुझे लगता है कि कोरिया में आकर मैंने अपना टाइम जाया किया। डोंगसू जैसे ही जाने लगता है वो फिर से रुक जाता है और कहता है अभी अभी तुमने कहा कि जिनवू तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं है, यानी व्हाइट टाइगर गिल्ड का हिस्सा नहीं है, क्या मैंने ठीक सुना? तो फिर क्या तुम मुझे बताना चाहोगे वो इस डंजन के अंदर क्या कर रहा है, वो भी तुम्हारी हंटर्स की टीम के साथ? मैनेजर आन उसे कहते हैं वो मेरी जान पहचान वाला है, उसने मुझे कहा कि उसे एक सी रैंक की डंजन के अंदर जाना है, तो मैंने उसकी बात मान ली और उसे डंजन के अंदर भेज दिया। ये सिर्फ मेरी गलती है। जबकि गिल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं चीफ आन संग जिनवू को क्यों कवर कर रहा है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब संग जिनवू वाकई में कोई खास बंदा है। यहाँ तक कि एस रैंक का हंटर अमेरिका से यहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है। डांगसू कहता है अब जबकि वो डंजन के अंदर जा चुका है, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ। लेकिन साथ ही पलक झपकने की स्पीड में डांगसू आगे बढ़ता है और मैनेजर आन को गले से पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा ही कहूंगा कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो कब से इसी तरह के मौके की तलाश में था। जल्दी से बको, तुम क्या छुपा रहे हो? उसी वक्त गिल्ड मास्टर आगे बढ़ते हैं और डांगसू का हाथ पकड़ लेते हैं। गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मेरे एम्प्लॉय का गिरबान छोड़ो।
डांगसू से कहता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम एक ऐसे लीडर हो जो कि पीछे बैठे रहते हो। कितने अरसे से तुम किसी डंजन के अंदर नहीं गए। ये बात सुनकर गिल्ड मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पावर को अनलीश करते हैं। मैनेजर ऑन कहते हैं, अगर ये दोनों इसी तरह गुस्सा होते रहे तो यहाँ पर तो एस रैंक हंटर्स के दरमियान फाइट शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। किम चुल की टीम का सामना बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ होता है। किम चुल की अपनी शील्ड भी टूट जाती है, जबकि किम चुल भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वो बहुत ज्यादा थक भी चुका होता है। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने उसकी बाकी की सारी टीम को मार दिया होता है। किम चुल कहता है, मैं इन मॉन्स्टर्स के सामने नहीं आ सकता। मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। मुझे व्हाइट टाइगर गिल्ड की मेन अटैक फोर्स को ज्वाइन करना है। मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मैं ये कैसे मान लूँ कि इन मॉन्स्टर्स के सामने मैं फेल हो गया? अगर मेरे पास खाना होता तो मेरी बॉडी में एनर्जी होती जिससे मैं इन सबको हरा सकता था। काश हमारे पास खाने को कुछ होता। लेकिन साथ ही वो कहता है, मैं ही इन सब का कैप्टन था। हमारी टीम के पास खाना नहीं तो ये भी मेरी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैं एक कैप्टन हूँ। उसी वक्त किम चुल की नजर सामने की तरफ पड़ती है। सामने हयाकी खड़े होते हैं। किम चुल हयाकी को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, अभी तो हम इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, अब इनसे भी फाइट करना होगी। उसी वक्त उसका एक हंटर साथी जो कि जमीन पर जमी हालत में पड़ा होता है, वो कैप्टन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन किम चुल के उसे देखते ही एक एल्फ आगे बढ़ता है और उस हंटर को मारकर उसके ऊपर ही बैठ जाता है। ये देखकर किम चुल बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और यहीं पर हयाकी के बॉस को भी दिखाते हैं जो कि एक बड़े से घोड़े पर बैठा होता है। किम चुल भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। वो अभी भी यही बात कर रहा होता है और कहता है, मेरे पास खाना नहीं था, इसी वजह से मैं हार गया। अगर मेरे पास पूरा खाना होता और मेरी बॉडी में एनर्जी होती तो मैं उनसे कभी भी नहीं हारता। जैसे ही किम चुल थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे सामने बहुत सारे आइस बियर्स की लाशें मिलती है। किम चुल कहता है, जैसे ही मैं जंगल में दाखिल हुआ मुझे कोई भी आइस बियर नजर नहीं आया। अब मुझे पता चला किसी ने इन सबको मार डाला है। किम चुल कहता है, कहीं उन लोगों ने तो इन सारे आइस बियर्स को नहीं मारा। लेकिन साथ ही वो कहता है, उनके पास इतने स्किल्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। किम चुल फिर से भागना शुरू कर देता है और कहता है, इन सबको हयाकी ने मारा होगा। यहाँ पर हयाकी बहुत ज्यादा नजदीक होंगे। मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। गिल्ड मास्टर डांगसू से कहते हैं, क्या तुम फाइट करना चाहते हो? डांगसू से कहता है, जब तुम चाहो। और वो दोनों ही अपनी फिस्ट को पंच मारने के लिए रेडी करते हैं और फिर दोनों अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक दूसरे को पंच मारते हैं। लेकिन उनके पंचेस को टकराने से पहले ही मिस्टर वू जिन आगे बढ़ते हैं और उन दोनों के हाथ को पकड़ लेते हैं। डांगसू से कहता है, तुमने तो हम दोनों को रोक लिया, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिस्टर वू जिन उन दोनों से कहते हैं, अगर तुम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करते तो मेरे हाथ अब तक टूट चुके होते। मिस्टर वू जिन डांगसू से कहते हैं, 2 महीने पहले मैंने संग जिन वू की इन्वेस्टिगेशन की थी। हम लोगों ने अपने डिटेक्टर के साथ उसकी पावर लेवल को जांचा था। वो तब भी एक ई रैंक का हंटर था। मुझे लगा था कि वो एक रीवेकनर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे भाई की मौत एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संग जिनवू के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो तुम्हारे भाई के साथ उसकी पूरी रेड टीम को ही हरा सके। डांगसू से कहता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर है, इसलिए वो कमजोर है। मुझे लगता है कि ये सारा काम यूजिन आर्किटेक्चर वालों ने किया है। उन्होंने कोई ट्रैप बिछाया होगा। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं, अगर तुम्हें ये बात पता है तो फिर तुम्हें संग जिनवू का पीछा करना छोड़ना होगा। डांगसू से कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक बहाना चाहिए संग जिनवू को मारने के लिए। आखिर वो उस दिन डंजन से जिंदा बाहर आया क्यों? साथ ही डांगसू वापस की तरफ मुड़ पड़ता है और कहता है, मेरी सारी एक्साइटमेंट मर चुकी है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। जबकि वहीं पर मैनेजर आन खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ संग जिनवू के पास कौन सी पावर्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस रेड गेट में से जिंदा बाहर आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिनवू की पूरी टीम बैठी होती है, उन्होंने आग जलाई होती है और वो आराम से खा पी रहे होते हैं। किम चुल भी वहीं पर आ जाता है। किम चुल उन सबको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये सब तो लो रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? आखिर ये सब लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनके पास गर्म कपड़े हैं, टेंट्स हैं, जबकि आग जलाने का बंदोबस्त है और खाना भी है। अगर मेरे पास इतना ज्यादा खाना होता और मेरे पास आग होती तो मैं उन हयाकी को जरूर हरा देता। इन सब लोगों ने ये सब कुछ चीजें मुझसे छुपा कर रखी, इनकी हिम्मत कैसे हुई? किम चुल आगे बढ़ता है और उन सबको गाली देते हुए कहता है, मेरी सारी की सारी टीम हयाकी के हाथों मारी गई क्योंकि हमारे पास खाना और गर्म कपड़े नहीं थे। तुम लोगों के पास ये सारी चीजें कहाँ से आई? वो सारे हंटर किम चुल को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या तुम्हारे मुंह में छाले पड़ गए हैं? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ से मिली? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सब में से सिर्फ एक ही बंदा है जिसने ये चीजें छुपाई हैं। उस बंदे को मेरे सामने ले आओ, बाकी सबको मैं माफ कर दूंगा। मेरे सामने उस मुजरिम को पेश करो जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी टीम मारी गई, जिसने अपने लिए खाना छुपा कर रखा और गर्म कपड़े भी, और मेरी टीम को कुछ भी नहीं दिया। मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तब तक तुमने उस बंदे को मेरे सामने पेश नहीं किया तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। साथ ही किम चुल गिनती गिनना शुरू करता है। जैसे ही वो 2 पर पहुंचता है
उसकी नजर बी रैंक की हंटर पार्क हीजिन पर पड़ती है। वो कहता है यही वो हंटर हो सकती है जिसने सारा कुछ मुझसे छुपाया है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से उनकी टीम में शामिल हुई थी। और साथ ही किम चुल 3 कहता है। उसी वक्त पीछे से जिनवू आता है और उसे गर्दन पर एक हिट लगाता है और साथ ही 4 कहता है। जिनवू की हिट की वजह से किम चुल दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जिनवू कहता है तुम तो बहुत ही कमीने इंसान हो, तुम ही पहले इन सबको मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गए थे और अब तुम इनका खाना इनसे छीनना चाहते हो। ना सिर्फ तुम वहाँ से भाग कर आए हो बल्कि इनकी मौत भी साथ लेकर आए हो। जिनवू के सारे हंटर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। जिनवू उनसे कहता है सामने की तरफ देखो। जिनवू सामने की तरफ देखता है और उनसे कहता है मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर हो, मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ। अपनी स्टेल्थ मोड को खत्म करो। उनके सामने हयाकी होते हैं। जैसे ही वो अपने स्टेल्थ मोड को खत्म करते हैं, जिनवू कहता है इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है ये हयाकी का बॉस है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 26 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।